Hello students, today is the last lecture of electrostatics. हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें बाकी हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आज हम मेनली डिस्कस करेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसकी मदद से हम बहुत लार्ज पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं, बहुत हेल्दी पोटेंशियल डिफरेंस, फ्यू मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सकते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर को पढ़ने के लिए हमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर लेना चाहिए जो हम पहले से पढ़ रखे हैं। फर्स्ट है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स या इसको हम बोलते हैं, आपको याद हो तो, कोरोना डिस्चार्ज। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में कोई शार्प एजेस है, तो जब हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जो उसकी शार्प एजेस होती है वहां पर एरिया कम होता है। इस वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है शार्प एजेस पर, और किसी भी कंडक्टर के लिए इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है एक शार्प एजेस पर, इसलिए वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सपोज ये एक कंडक्टर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी सरफेस पर, लेकिन क्योंकि ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पर रेडियस सबसे कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आप बोल सकते हैं कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जबकि ये वाला पॉइंट जो है बी, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर E मिनिमम होगा। क्योंकि A पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इसलिए इसके आसपास की जो हवा है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी और एयर में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, और तब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर लेगा ये पॉइंट ए, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द कंडक्टर चलने लगेंगे। ये जो चार्ज यहाँ चल रहे हैं इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक विंड, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम कोरोना डिस्चार्ज। मतलब अगर किसी कंडक्टर में शार्प एजेस हों तो वो अपने अंदर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता, बल्कि एक स्प्रे पंप की तरह उसको एयर में डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा, स्प्रे करने लगेगा, उससे चार्ज गिरने लगेगा। जैसे कि एक टंकी हो, अगर उसमें एक छेद है और आप उसमें पानी भरते हैं तो वो कभी भी पूरी नहीं भर पाएगी क्योंकि उसमें पानी का लीकेज होगा। ऐसे ही इस पॉइंटेड एंड वाले कंडक्टर से चार्ज लीक हो रहा है। इसकी जगह अगर एक स्मूथ स्फेरिकल कंडक्टर होता तो वो ज्यादा चार्ज को होल्ड कर पाता, क्योंकि अगर किसी कंडक्टर में शार्प एजेस नहीं है तो उससे कोरोना डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर हम इस कंडक्टर को कंटिन्यूअस सप्लाई से भी जोड़ दें, मान लीजिए मैं इसको एक बैटरी से जोड़ देता हूं और वो जो बैटरी है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ देता हूं, जिससे इसमें चार्ज की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई आती रहती है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली चार्ज को लीक करता रहेगा हवा में, और हमने एक स्प्रे गन बना ली जो चार्ज को हवा में लीक करने का काम करेगी। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए वो है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ अ स्फेरिकल शेल। अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है तो हम उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर एक मेटेलिक कंडक्टिंग शेल हमारे पास है, हम उसको जो भी चार्ज देंगे उसकी सरफेस पर फैल जाएगा, अंदर सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये हमें पहले से आता है। अब मेरे पास एक और स्फेरिकल कंडक्टर है बी, जिसमें लगा हुआ है एक इंसुलेटिंग स्टैंड या इंसुलेटिंग हैंडल, और इस इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से मैं बी को ए के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए के अंदर कोई फील्ड नहीं था, तो जब हम बी को यहां डालेंगे
तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आएगा और यहाँ प्लस क्यू आएगा, इसलिए बाहर वाले स्फीयर पर नेट चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। इस तरह के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब अगर मैं B को A से एक वायर की मदद से जोड़ दूं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो सारा का सारा चार्ज B से A तक चला जाएगा। मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी दिखा चुका हूँ कि अगर आप इसको किसी कंडक्टर से A से B को ज्वाइन कर देंगे तो B का पूरा चार्ज A पर आ जाएगा और B जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। दिस इज द ओनली मेथड to transfer entire charge of one conductor to another conductor। आप एक कंडक्टर का पूरा चार्ज दूसरे कंडक्टर पर डाल सको, इसकी केवल एक ही मेथड है कि एक हॉलो कंडक्टर बाहर हो, चाहे उस पर कितना भी चार्ज हो, चाहे उसका कितना भी पोटेंशियल हो। आप छोटा सा चार्ज भी अगर अंदर इंसर्ट करके उस कंडक्टर पर डालना चाहते हैं तो आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप बाहर वाले पर चार्ज कलेक्ट कर रहे हो और अंदर से चार्ज लाकर दे रहे हो। तो आपको अंदर से चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप बाहर से चार्ज देंगे तो वो 100% चार्ज ले नहीं पाएगा, इसलिए आपको अंदर से चार्ज देंगे तो 100% चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जब आप मैकेनिकल वर्क करते हो इस चार्ज कंडक्टर B को A के अंदर इंसर्ट करने में, तो वो आपसे इतना मैकेनिकल वर्क करा लेता है जिससे B का पोटेंशियल हमेशा A के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। और जब आप A और B को किसी वायर से कनेक्ट करते हो तो पूरा का पूरा चार्ज B से A में चला जाता है और फाइनली B पर कोई चार्ज नहीं बचता। इसलिए अगर मुझे एक कंडक्टर पर खूब सारा चार्ज लाना है तो मैं एक होलो कंडक्टर ले लूं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड में लगा हुआ छोटा कंडक्टर ले लूं। अब मैं छोटे कंडक्टर को, सपोज ये मेरे पास एक बड़ा रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर जो है इसमें खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस इंसुलेटिंग स्टैंड वाले हॉलो कंडक्टर को यहाँ टच कराता हूँ तो ये यहाँ से चार्ज उठाएगा, फिर इसको ले जाके अंदर से B से टच करता हूँ, पूरा चार्ज B में चला जाएगा। फिर रिजर्वायर पर लेकर आता हूँ और A में टच करता हूँ, फिर रिजर्वायर से टच करता हूँ, फिर A से करता हूँ, क्योंकि A के बाहर बाहर से टच नहीं करता, B के अंदर इंसर्ट करके फिर टच करता हूँ। तो जैसे जैसे A पर चार्ज बढ़ता जाएगा, मुझे बार बार B को जब अंदर इंसर्ट करूंगा ना तो ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगी, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और इसीलिए B A को चार्ज कंटिन्यूअसली दे पा रहा है। इस तरह आप सोचो कि मैं ए पर कितना भी चार्ज जमा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास एक रिजर्वायर हो जो मुझे चार्ज देने के लिए मना नहीं कर रहा, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ए में चार्ज डालूं कैसे, क्योंकि अगर मैं इस रिजर्वायर से ए को कनेक्ट कर देता डायरेक्ट तार से तो रिजर्वायर केवल उतना चार्ज ए को देता जब ए का पोटेंशियल और रिजर्वायर का पोटेंशियल सेम हो जाता। इसलिए मुझे एक तीसरी चीज इंट्रोड्यूस करना पड़ी, ये बी कंडक्टर, जिसमें लगा है एक इंसुलेटिंग हैंडल, है ना। अब मैं इस इंसुलेटिंग हैंडल में की मदद से चार्ज को अंदर भेज रहा हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डाइइलेक्ट्रिक without causing the breakdown of its insulating property is called its dielectric strength। मतलब अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं तो अपन जानते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है, जिससे इसके अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो जाता है। जब हम मेन फील्ड में से इंड्यूस फील्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिड्यूस्ड फील्ड बचता है, जो होता है मेन फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड। तो E की वो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो E है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, यही डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। जब तक कि ये इंसुलेटर बना रहे, कंडक्टर में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि अगर ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा
तो अंदर जो चार्ज है उनको ये फ्लो करने के लिए आजाद कर देगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे अंदर चलने फिरने के लिए। तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल भी कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा बिहेव करने लगेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ई की, जब तक कि ये इंसुलेटिंग बिहेवियर रखता है, उसी को ही बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आप और बेहतर समझ सकते हैं कि लाइटनिंग किस तरह से क्रैक होती है। समझिए कि ये क्लाउड्स है, एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ गया। समझिए कि अर्थ सरफेस है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से आ गया, तो यहाँ एक मेन फील्ड जनरेट हो गया होगा ई नॉट। बीच में हवा है, सपोज ये इंसुलेटिंग मीडियम एयर है, दुनिया का बेस्ट इंसुलेटर है एयर, लेकिन इंडक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जिससे कि इस फील्ड के इस एयर के अंदर ये इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो गया है। और अगर आप इस ई नॉट में से इस इंड्यूस को घटा दे तो आपके पास ई आ जाएगा, जो कि रिड्यूस्ड फील्ड होगा। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ई 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होगा। ये एयर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। यानी कि अगर फ्रिक्शन से क्लाउड्स में चार्ज बढ़ता जाए, इंडक्शन से सरफेस पर अर्थ पे चार्ज बढ़ता जाए, तो ये ई नॉट बढ़ने लगेगा। ई नॉट के बढ़ने से ई बढ़ने लगेगा, और जब ई बढ़ते जाएगा और जब वो 3 × 10⁶ तक तो होल्ड कर लेगी हवा, लाइटनिंग को क्रैक नहीं होने देगी, अपने थ्रू चार्ज पास नहीं होने देगी। पर जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैसे ही एयर मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और फिर लाइटनिंग क्रैक हो जाएगी और चार्ज एयर के थ्रू पास हो जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए कि अच्छे से अच्छे इंसुलेटिंग मीडियम को भी, क्योंकि एयर तो दुनिया का बेस्ट इंसुलेटिंग मीडियम है, उसको भी हम कंडक्टिंग कर सकते हैं अगर अंदर जो रिड्यूस्ड फील्ड है उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी। हाँ, लेकिन ये स्ट्रेंथ उस मीडियम के प्रेशर पर डिपेंड करेगी। प्रेशर बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और प्रेशर कम करने पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए एक सबसे आसान चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर हम चाहते हैं कि, देखिए अंदर कोई वायर तो होता नहीं है, हम चाहते हैं कि एनोड से कैथोड पर आयंस चले, इसलिए हम ट्यूबलाइट के अंदर मर्क्यूरी की वेपर्स भर देते हैं, जिसको कि हम लोअर प्रेशर पर भरते हैं, ताकि आयन जब एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो हम डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि हम ट्यूबलाइट की वर्किंग पे तो डिस्कस नहीं कर रहे, पर हम ये चाहते हैं, बस इतना समझ रहे हैं कि उसके अंदर आयंस चलते। तो अगर हम उस मीडियम को कंडक्टिंग करना चाहते हैं तो हमें वहां पर प्रेशर, लो प्रेशर पर हम हवा भर देते हैं, मर्क्यूरी की वेपर्स भर देते हैं ट्यूबलाइट में। ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब्स में होता है, वहां प्रेशर कम रखा जाता है ताकि चार्ज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। इसके विपरीत अगर आप चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो हवा का, तो आप ज्यादा प्रेशर पर हवा भर दीजिए। अगर आप ज्यादा प्रेशर पर हवा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा आसानी से, उसके लिए बहुत लार्ज फील्ड की जरूरत पड़ेगी। और अगर प्रेशर कम है तो फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम फील्ड से ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ट्यूबलाइट के अंदर कम प्रेशर पर हवा भरी होती है, इसका सबूत क्या है? देखिए, अगर हम एक कांच के ग्लास को ले, नॉर्मल पानी पीने का कांच का ग्लास, और उसको जमीन पे गिरा दे, तो केवल कांच के टूटने की आवाज आएगी और कोई आवाज तो नहीं आएगी। लेकिन अगर एक साइकिल का टायर, जिसमें कि हम दबा दबा के ज्यादा प्रेशर पर हवा भर देते हैं, उसको पंक्चर करें, वो टायर फट जाए, तो एक धमाकेदार आवाज आएगी, बिकॉज अंदर जो हवा है उसका प्रेशर ज्यादा है, और जब वो जा रही है बाहर एटमॉस्फेयर की हवा में तो उसका प्रेशर कम है, तो उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, फटाक
उसकी आवाज आ रही है। इसी तरह अगर हम ट्यूबलाइट को फोड़े तो एक अजीब सी दूसरी आवाज आती है, ब्रुप, क्योंकि अंदर प्रेशर कम है और जैसे ट्यूबलाइट क्रैक होगी, पंक्चर होगी, टूटेगी, बाहर की हवा बूम अंदर जाएगी। टायर में जब टायर पंक्चर होगा तो अंदर की हवा बाहर आएगी और ये जितनी तेजी से होगा साउंड क्रिएट होगा। तो एक खाली ग्लास जिसके अंदर प्रेशर हवा के प्रेशर के बराबर है, उसको फोड़ने पर केवल कांच के टूटने की आवाज आती है। ट्यूबलाइट टूटेगी तो कांच के टूटने की आवाज तो आएगी, साथ साथ हवा का जो एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से भी आवाज आएगी और इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कम प्रेशर पर हम हवा भरकर रखते हैं। Van de Graaff generator, it is an electrostatic generator used to building potential differences of the order of 10⁻⁷ वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जिसपे चार्ज स्टैटिक फॉर्म में रहेगा और इससे हम बहुत हायर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसको बनाते कैसे हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके ऊपर बात करें। तो ये बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड है दो बातों पर। एक तो है कोरोना डिस्चार्ज, जो अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया कि कोई भी शार्प एजेस वाले कंडक्टर होंगे तो उनसे इलेक्ट्रिक विंड क्रिएट होगा। दूसरा कलेक्टिव एक्शन ऑफ कंडक्टिंग शेल, मतलब अगर किसी शेल को अगर आप इंटरनली चार्ज करेंगे तो आप 100% चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दोनों फैक्ट्स पर, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। वैन डी ग्राफ जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक मेटेलिक शेल एस, जो कि एक स्फेरिकल शेल है जो कि मेटल से बना हुआ है, जिसकी कुछ मीटर में रेडियस हो सकती है। टिपिकली हम 1 मीटर रेडियस का एक शेल लेते हैं। इसको दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर टिका दिया जाता है, यानी ये दो पिलर्स हैं जो इंसुलेटेड हैं अर्थ के साथ, और इसके ऊपर इसको रख दिया जाता है। स्प्रे कॉम्ब C1 एक मेटेलिक कंडक्टर है विथ शार्प एजेस, जिसको मैंने एक हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के हिसाब से जैसे ही इसे मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा इसके आसपास की एयर आयनाइज हो जाएगी और उसमें पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक विंड चलने लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि स्प्रे कॉम्ब C1 जो है वो इस बैटरी से पॉजिटिव चार्ज ड्रेन करने लगेगा और आसपास की हवा को देने लग जाएगा। P1 और P2 दो पुली हैं जिनका कनेक्शन एक मोटर से है और इनके ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट लगा है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे सिल्क से बना हुआ बेल्ट है और जब हम इसका मोटर से कनेक्शन करते हैं तो ये बेल्ट कुछ इस तरह से घुमाया जा सकता है। मतलब P1 इस तरह से घूमता होगा, P2 इस तरह से घूमता होगा और ये बेल्ट जो है P1 से P2 की तरफ ऊपर जाता होगा और फिर P2 से P1 की तरफ नीचे आता होगा। C2 एक कलेक्टर कॉम्ब है। इसका कनेक्शन हमने मेटेलिक स्फीयर से कर रखा है। अगर इस बेल्ट पर कोई भी चार्ज होगा तो ये उसको खींचकर इस मेटेलिक स्फीयर पर डाल देगा। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। जब हम कॉम्ब C1 का कनेक्शन इस हाई टेंशन बैटरी से करते हैं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने पर इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक विंड चलने लगता है, जो कि इस इंसुलेटिंग बेल्ट पर जमा होने लगता है। बेल्ट कंडक्टिंग नहीं है इसलिए ये चार्ज अपने आप इस पर नहीं फैल सकता। जैसे जैसे बेल्ट ऊपर जाती है वैसे वैसे ये चार्ज ऊपर चलने लगता है बेल्ट से चिपका हुआ, और पीछे से जो नई बेल्ट आती है वो C1 कॉम्ब के इफेक्ट से चार्ज होती जाती है। मतलब जो चार्ज इस बेल्ट पर जमा हो गया है वो बेल्ट के ऊपर चलने के साथ साथ ऊपर जाने लगता है और नीचे से जो बेल्ट आ रही है वो कॉम्ब C1 के करीब से जब गुजरती है तो वो चार्ज होने लगती है। इस तरह कॉम्ब C1 के करीब से बेल्ट चार्ज होकर ऊपर की तरफ चलने लगता है। देखिए बाहर जो स्फीयर है
उसके अंदर ये बेल्ट चला जाता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बेल्ट है, जब ये कॉम्प C2 के सामने पहुंचता है तो कॉम्प C2 नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक विंड चलाता है, या ये कहें कि इस पॉजिटिव चार्ज को सक कर लेता है और इसको इस स्फीयर को बाहर दे देता है, जैसे कि मैंने आपको कलेक्टिंग इफेक्ट पढ़ाया था वैसे। इसलिए जो बेल्ट अब कॉम्प C2 के सामने से गुजर जाती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इस तरह बेल्ट का जो एलिमेंट C1 के करीब आता जा रहा है वो चार्ज हो रहा है, और जो C2 के करीब आ रहा है C2 चार्ज खींचकर बाहर स्फीयर पर डालता जा रहा है। जब बेल्ट दोबारा से लौट कर आ रही है पीछे से तो वहां पर कोई चार्ज नहीं है, वो बेल्ट डिस्चार्ज है। और फिर ये बेल्ट दोबारा से C1 के पास आती है और चार्ज होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे इस बाहर वाले स्फीयर पर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे बेल्ट को अंदर इंसर्ट करने में मोटर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसलिए मोटर को ताकत लगानी पड़ेगी, मोटर को वर्क करना पड़ेगा इस बेल्ट को चार्ज के साथ अंदर भेजने के लिए। उस वर्क से ही ये जो चार्ज है जो अंदर जा रहा है, जो बेल्ट पर चिपका हुआ है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, और इसीलिए कॉम्ब C2 बेल्ट का चार्ज बाहर फेंक पा रहा है। पर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हमारी मोटर पावरफुल है तो कितने भी टाइम तक ये C1 से चार्ज उठाता रहेगा और इस बैटरी का पूरा चार्ज उठा उठा के इस स्फीयर को देता रहेगा। अगर हम बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते इस बाहर वाले स्फीयर के साथ तो बैटरी उतना चार्ज देने के बाद रुक जाती जब बैटरी का और इस स्फीयर का पोटेंशियल बराबर हो जाता। लेकिन बेल्ट की मदद से चार्ज करने पर हम स्फीयर को अंदर से चार्ज कर रहे हैं, ना बैटरी का कनेक्शन बेल्ट से है ना बेल्ट का कनेक्शन स्फीयर से है। डायरेक्ट कंडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बेल्ट चार्ज को उठा रहा है और ले जाके अंदर से स्फीयर को दे रहा है। तो हम इंटरनली चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हम 100% चार्ज दे पा रहे हैं। इसलिए पीछे से जब बेल्ट लौट कर आ रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस तरह ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी और यहाँ चार्ज जमा होता रहेगा। हमने जानबूझकर जो शेल लिया है, स्फीयर लिया है, वो स्मूथ लिया है ताकि उसमें कोई शार्प एजेस ना हो। शार्प एजेस नहीं होंगी तो वहां पर कोई स्प्रे इफेक्ट नहीं आएगा जैसा कि कॉम्प C1 और C2 में आ रहा है। इस तरह वहां पे बहुत जबरदस्त पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। ना केवल वो पोटेंशियल इस स्फीयर की सरफेस पर रहेगा बल्कि अंदर भी, स्फीयर के अंदर हर जगह पर वो पोटेंशियल रहेगा। और जैसे जैसे आप स्फीयर पर चार्ज डालते जाएंगे पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कुछ देर के बाद ये एक डेंजरस चीज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इस पे बहुत इनॉर्मस वोल्टेज आ गया और अगर आप इसके करीब आते तो आपको बहुत तेज शॉक लग जाएगा। आप मतलब ये डेंजरस हो सकता है। तो अब इसको कैसे बचाएं? इसके लिए क्या करें हम कि इसके चारों तरफ एक कवर लगा दें जो मेटल का हो। अरे सर मेटल में तो वैसे इंडक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं समझाता हूँ। समझो कि हम इसके चारों तरफ एक मेटेलिक केज लगा दें और उस मेटेलिक केज की अर्थिंग कर दें। तो क्योंकि बाहर की सरफेस जो है हमने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज पूरी एक्सटर्नल सरफेस पर 0 होगा। अगर आप इसे छू भी देते हैं, कोई इंसान इसको टच भी कर ले तो भी उसको कोई शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 0 है। साथ ही साथ यहाँ लाइटनिंग क्रैक होने जैसी फिनोमिनन ना हो जाए तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए यहाँ पर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर भर दें, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर चाहिए। यहाँ तो पहले से ही 10⁻⁷ वोल्ट होने वाला है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ वोल्ट। तो फिर यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, लाइटनिंग क्रैक होने लगेगी इससे। नहीं, इसलिए इसके चारों तरफ दबा दबा के 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एयर भर दे ताकि लाइटनिंग क्रैक होने का फिनोमिनन भी नहीं हो।
तो फिर हम ये इतना सब किस लिए कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं ऐसा करके? हाँ, हम ऐसा करके चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। कैसे? समझिए कि डी एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम है, मतलब एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम है। इसके अंदर एक आयन सोर्स रखा हुआ है जिससे अल्फा, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन ये निकल सकते हैं। तो जब इनको हाई वोल्टेज मिल रहा है और उससे ये एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि इस ट्यूब का एक एंड तो है इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर और दूसरा नीचे है, तो दोनों एंड के बीच में एक भयंकर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जो 10 मिलियन वोल्ट्स के आसपास का होगा। तो इससे जो भी चार्ज पार्टिकल निकलेगा उसको हम दूसरे एंड पर रखे हुए टारगेट पर बम्बार्डिंग करवा सकते हैं। इस तरह इसका यूज चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, हायर पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए किया जा सकता है।